everyone. Welcome to Arihant Parhaku. And as you all know that I am Divya, your science educator, and we are revising and preparing for term 2. So in today's session, obviously I'm going to take up science for class 10th. And the chapter which we are going to study today is chapter 13, which is magnetic effects of electric currents. अब जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स के भी हमारा जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें प्रॉपर पेपर पैटर्न से आपका पेपर आने वाला है दैट विल इंक्लूड ऑल सब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. तो अभी इस सेशन के अंदर भी जैसे हमने दूसरे चैप्टर्स किए तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम सारे पॉसिबल क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे. तो डबल बेनिफिट होने वाला है, एक तो क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाओगे और दूसरी चीज आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाएंगे हम, ताकि आपको कहीं पे भी ना कुछ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ना रहे. अच्छा, और एक चीज आपको पता है बच्चे कि ये हमारी अरिहंत की टर्म 2 की बुक आ चुकी है मार्केट में और इसके अंदर आपकी चैप्टर वाइज पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड है. इसमें कुछ आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स के, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी. और हर चैप्टर के एंड पे ना बच्चे आपको मिलेगा चैप्टर का टेस्ट. तो मेरे को पता है बहुत से बच्चे ये बुक खरीद चुके हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर बुक ऑल्सो और साथ में कॉपी पेन भी तैयार कर लो. तो ये जो चैप्टर आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है हमारा पेज नंबर 1 सेकेंड, पेज नंबर है आपका 90 पे. तो अब देखो 90 पे किस तरीके से आपको थ्योरी दी गई है और इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं इसके अंदर. और फिर आपके पास पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और उसके बाद आपके पास पार्ट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. तो आज हम पार्ट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने वहां से भी पिक किए, तो आप बुक खोल लो ताकि साथ साथ मैं आपको रिलेट करा सकूं और आप फेमिलियर अपनी बुक से भी हो जाओ. ओके, इस चैप्टर के अंदर बच्चे टॉपिक्स है हमारे पास. मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट को समझना है, मैग्नेटिक फील्ड, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, magnetism around straight conductor and thumbs rule, rules to find direction of magnetism according to current, magnetism around bar magnet and circular coil, solenoid and electromagnet, Fleming's left hand rule, electromagnetic induction and right hand rule, लेंस लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. और ये सारे के सारे बच्चे आपने टॉपिक्स अच्छे से करने हैं. इस चैप्टर में जो आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है और जनरेटर है उनका एक आउटलाइन व्यू आपको आना चाहिए, उनका बेसिक प्रिंसिपल आना चाहिए, उनका डायग्राम आना चाहिए, उनके जो पार्ट्स लगे उनके मतलब किस तरीके से उनका मतलब डायग्रामेटिकली आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे और कौन कौन से पार्ट्स है, उनकी क्या यूजेस है. तो ये चीजें आपको आउटलाइन मोटर और जनरेटर का जरूर पता होना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का ये सेशन. ओके, तो पहला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रखा है मैंने आपके लिए, व्हाट इज मैग्नेट एंड ऑल्सो फ्यू फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट. इस क्वेश्चन से ना आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको एक बेसिक आइडिया पता लगेगा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है जिसमें बार बार हम मैग्नेट 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 वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम उसको और अच्छे से जान पाएंगे. तो मैग्नेट ना बच्चे एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि कुछ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे आयरन के पीस को, स्टील के पीस को, ऐसे और भी कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. जैसे आप देखो ये आपके पास मैग्नेट है, ये चीजों को किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है. सो दिस इज व्हाट इज मैग्नेट, दैट इज इट हैज एन पावर टू अट्रैक्ट सर्टेन सब्सटेंसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ. Now, if we talk about the shapes of magnets, so we come across different magnets with different shapes. Like we have bar magnet. This is commonly used magnet. होता क्या है ये? It is just a rectangular piece of magnet, long rectangular piece of magnet. Horseshoe magnet, which is U-shaped. इस तरीके से shape होता है इसका. ऐसे ही आपके पास मैग्नेटिक नीडल होती है जो आपको बताती है नॉर्थ साउथ डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बताती है, एंड यू हैव कंपास आल्सो, मैग्नेटिक कंपास भी आपके पास होती है. ओके, नाउ फ्यू फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट्स. अगर आप मैग्नेट को ना फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, मतलब जैसे आप मैग्नेट लो उसको ऐसी थ्रेड से फ्रीली सस्पेंड कर दो, कोई भी मैग्नेट को ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, मतलब आप करोगे तो क्या होगा, इट विल ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो मैग्नेट, जैसे सपोज ये मैग्नेट है, इसको मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो जब ये रेस्ट पे आएगा ना, इट विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब आप सोचोगे ऐसा क्यों है, तो इसका जो रीजन है वो एज्यूम किया गया है कि अर्थ के कोर के अंदर ना बच्चे
एक मैग्नेट प्रेजेंट है, नेचुरल मैग्नेट। अर्थ के कोर के अंदर क्या है? नेचुरल मैग्नेट। और नेचुरल मैग्नेट को हम बुलाते हैं लोडस्टोन। इट इज कॉल्ड एज लोडस्टोन। तो ये जो मैग्नेट है ना, ये पड़ा है साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में पड़ा? इट इज लाइंग इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसीलिए जब हम अर्थ के सरफेस पे कोई मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वो साउथ नॉर्थ में नहीं हो सकता, क्योंकि सेम पोल्स आपस में रिपेल करते हैं। तो वो मैग्नेट साउथ नॉर्थ में अलाइंड है, इसीलिए उसकी अर्थ के सरफेस पे जब मैग्नेट हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू द सेम पोल्स कैन नॉट फेस ईच अदर, सो दैट इज द रीजन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, सेकेंड फैक्ट अबाउट मैग्नेट। एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको बताया कि सेम पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। और ये थ्योरी तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज जो सेम तरह की होती है तो उनमें रिपल्शन होता है, वो दूर दूर जाते हैं, एंड ऑपोजिट चीजों में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैग्नेट की बात करें तो हर मैग्नेट ना हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करता है, मतलब दो पोल मैग्नेट में होते ही होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। मतलब जैसे मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो जो साइड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है ना, उसको हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल बुला देते हैं, और जो साइड मैग्नेट की साउथ की तरफ पॉइंट करती है उसको हम साउथ पोल बुला देते हैं। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ तो नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ की तरफ तो साउथ पोल। तो इसलिए हर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल तो होता ही होता है। तो अगर आप सेम पोल्स वाले को पास लाओगे, सपोज आपके पास दो मैग्नेट्स है, उनके सेम पोल्स को नॉर्थ नॉर्थ को पास लाओगे या साउथ साउथ को पास लाओगे, तो क्या होगा? वो आपस में रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। बट इफ यू विल ब्रिंग द डिफरेंट पोल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, दे विल अट्रैक्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड फैक्ट। मैग्नेट, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट के अंदर हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं होता कि किसी मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल ही है या किसी के अंदर साउथ पोल ही है। मैग्नेट में मैंडेटरी है कि दो पोल्स होते ही होते हैं, ठीक है। सो मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाई मीन्स टू, डाइपोल्स। ओके, टू पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। अगर आप, जैसे मैंने बताया कि एक मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ है, तो कभी भी आप दो पोल्स को आपस में सेपरेट नहीं कर सकते। सपोज अगर मैं कहूं कि ये मैंने मैग्नेट बीच में से कट कर दिया, तो आप सोचोगे कि एक साइड हमारे पास नॉर्थ है, एक साइड साउथ है ना? तो ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको कट भी कर दोगे ना, एक बहुत छोटे से पीस में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो मैग्नेट के अंदर एबिलिटी होती है कि वो जो अपना पोल उसने लूज किया है उसको वापस से मतलब एक्वायर कर लेता है। जैसे यहाँ साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, अगर आप इसको कट कर दो तो अगर कट करने के बाद ये जगह अपने आप साउथ पोल एक्वायर कर लेगी और ये अपनी नॉर्थ पोल एक्वायर कर लेगी। सो इवन अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स। ओके, मैग्नेट को जब भी हम रखते हैं ना, कहीं पे भी मैग्नेट को रखो, आपने देखा होगा कि हमने मैग्नेट को रखा और हम कोई चीज उसके पास ला रहे हैं, तो आपने ये भी चीज नोटिस की होगी कि अभी आप बिल्कुल उसके पास नहीं लाते हो, थोड़ी दूर से ही आ रही है, तो भी वो हमें लग रहा है कि अगर वो कोई आयरन का पीस है कुछ, तो वो थोड़ा सा खींच रहा है उसकी तरफ। वो इसलिए कि सपोज अगर आपके पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट अपने आसपास ऐसा एक एरिया बना लेता है जहां पे उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं। मतलब मैग्नेट का मैग्नेटिज्म सिर्फ उस छोटे से मैग्नेट में नहीं है, आसपास भी उसका मैग्नेटिज्म, मतलब उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसका फोर्स हम फील कर सकते हैं। और वो स्मॉल एरिया जहां पे हम मैग्नेट का इफेक्ट फील कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखती नहीं है, फील होती है। So magnet always develop a certain area around it where its effect can be easily felt, and that is called as magnetic field. So these are the few facts about magnet. So I hope you got it कि कौन कौन से facts है, मैग्नेट क्या होता है, कौन से बेसिक शेप्स के मैग्नेट कॉमनली यूज होते हैं, और मैग्नेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्ट कुछ भी कह सकते हो आप, जो भी हमने पढ़ा। ओके, अगला क्वेश्चन। List the properties of magnetic lines of forces and why do two magnetic lines of force not intersect with each other? अब हमें मैग्नेट पता लग गया, मैग्नेट के फैक्ट्स पता लग गए, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लग गई। तो अभी मैंने आपसे बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो आपको दिखती है, विजिबल है? नहीं है, बट हम उसको फील कर सकते हैं, वी कैन फील इट, है ना? तो वो फील करने के लिए, मतलब उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली हम कंसिडर करते हैं हाइपोथेटिकल लाइंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ
फोर्सेस। तो पहले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है ये जानते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जानते हैं, और फिर देखते हैं कि दो मैग्नेटिक लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैग्नेट अपने आसपास एक छोटा सा एरिया डेवलप कर लेता है जहां पे उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए वी कंसिडर द हाइपोथेटिकल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, दोज आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि देखो अगर सपोज इनको आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हो, कैसे अगर आप मैग्नेट रखो और उसके साथ आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दो तो आप देखोगे वो फिलिंग्स का ना अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है इस फिगर में। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंसिडर की गई और उनके बारे में पढ़ा गया। तो हमने देखा, सपोज अभी हम एक बार मैग्नेट कंसिडर कर लेते हैं, तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ना, हमेशा आप देखो ये किस तरीके से, इस फिगर को अगर आप देखोगे तो वो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में टर्मिनेट हो रही है। दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड दे आर टर्मिनेटिंग टुवर्ड साउथ, कहीं पे भी साउथ से निकलते हुए नहीं दिख रही है। दूसरी चीज आप देखो ये सर्कल बन रही है, ये सारी, ये भी अगर हम इसको भी कंटिन्यू कर दे तो दे आर ऑल फॉर्मिंग अ कंसेंट्रिक सर्कल, या आप कह सकते हो क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व्स, दे आर फॉर्मिंग क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व्स। ओके, तीसरी चीज आप देखो कि पोल्स के आसपास ये लाइंस बहुत ज्यादा है, पोल्स के आसपास ये लाइंस बहुत ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं दैट नियर पोल्स दे आर क्राउडेड, द मैग्नेटिक लाइंस आर क्राउडेड। ठीक है, और जैसे जैसे इसका मतलब अगर वो क्राउडेड है तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां होगा, पोल्स पे ही होगा ना, क्योंकि वहीं पे वो क्राउडेड है। सो मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम एट पोल्स, और यहाँ पे बीच में क्या है, मिनिमम, क्योंकि आप देखो लाइंस कम हो रही है, यहाँ पे दूर दूर हो रही है, और जितनी क्लोज लाइंस होती है ना उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये लाइंस ही तो मैग्नेटिक इफेक्ट को डिनोट कर रही है। और अगर आप इस लाइन की किसी भी लाइन के टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो वो आपको देगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की, क्योंकि ये एक तरह से डायरेक्शन देती है फोर्स की। ठीक है, तो अभी नहीं पॉइंट्स को हम और अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में टर्मिनेट होती है। अब ऐसा क्यों है, क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये इसलिए है कि कहते हैं, ये भी एज्यूम्ड आंसर है कि अगर नॉर्थ फ्री होता और मूव कर सकता होता, सो इट वुड हैव मूव टुवर्ड्स द साउथ ड्यू टू अट्रैक्शन, दैट इज द रीजन द लाइंस आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जहां पे ये लाइंस क्लोजर है ना, मतलब वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, या आप कह सकते हो वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है। अब अगर इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो लाइंस जो क्राउडेड है वो कहां पे है, दे आर क्राउडेड नियर पोल्स, तो इसीलिए पोल्स पे मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। Another property, magnetic field lines gives the direction of magnetic force. किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक लाइन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेटिक लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यही आपका सेकेंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, कि दो लाइंस कभी आपस में, आप देखो ये कहीं पे कॉन्टिन्यूस कर्व्स है, बट ये कहीं पे इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है ये डायरेक्शन दे रही है फोर्स की, और आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स की कभी दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, वेक्टर क्वांटिटी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक्ट करती है ना, इसीलिए मैग्नेटिक लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें आप ये लिखोगे, बिकॉज दे गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फोर्स कांट हैव टू डायरेक्शंस एट अ टाइम बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अनदर प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइंस जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व्स है, they are close continuous curves. So these were the properties of magnetic lines of forces and the reason behind that why they don't intersect. So I hope you get that. So let's move on to the next question. The adjoining diagram shows two parallel straight conductors carrying same current. ये आपके पास दो parallel conductor है और वो current carry कर रहे हैं. We need to copy the diagram and draw the pattern of magnetic field lines around them showing their direction.
ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इनके आसपास हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दी हैं कि भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे रन करेंगी, और साथ में हमें क्या बताना है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स, एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, जो कि जिसका सेम डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर से। तो एक एंड वी नीड टू जस्टिफाई ऑल्सो। एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो साइंटिस्ट थे ओर्स्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और जिससे उन्होंने प्रूव किया था कि करंट कैन गिव राइज टू मैग्नेटिज्म। मतलब जहां पे करंट है ना वहां पे मैग्नेटिज्म होगा ही होगा, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कम हो, उतना स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो मैग्नेटिज्म का, बट मैग्नेटिज्म डेफिनेटली होगा वहां पे। ठीक है, तो ऐसे ही एक स्ट्रेट कंडक्टर अगर आपके पास है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, लेट्स से कह लेते हैं, या नीचे की डायरेक्शन में, तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। तो वो मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी, ओर्स्टेड ने बताया, दे विल बी कंसेंट्रिक सर्कल। वो लाइंस कैसे होंगी, दे वुड बी कंसेंट्रिक सर्कल, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बताई, मैं लिख देती हूं यहाँ पे, वो लाइंस क्या होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल। दूसरी चीज, ये जो लाइंस है इनका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब अगर करंट ऊपर जा रहा है ना, इट इज गिवन बाय रूल विच इज कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। ये सब कुछ किससे बताया जाता है, एक थंब रूल से। सपोज अगर आप एक कंडक्टर को ग्रास्प कर लो इस तरीके से, तो देखो करंट ऊपर जा रहा है ना थंब की डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स घूम रही है ना, वो डायरेक्शन दे रही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। ठीक है, तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन ये है इस तरीके से, और करंट अगर नीचे आएगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और जितना आप दूर जाओगे करंट वाले सोर्स से, अगर करंट यहां है, जितना आप उससे दूर जाओगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। क्यों, क्योंकि आप उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है करंट, और करंट से आप दूर जा रहे हो, तो इसलिए strength will keep on becoming lesser when we'll move away from it. और एक और चीज, अगर करंट बढ़ा दो, क्योंकि करंट की वजह से तो मैग्नेटिज्म है, तो अगर करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको जाननी थी। अब हम इस क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। तो हमने इस डायग्राम को कॉपी कर लिया है, तो ये हमारे पास एक इक्वी डिस्टेंट है। तो पहली चीज तो ये जो पैरेलल कंडक्टर्स है, इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है, उनमें मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से होंगी। ठीक है, दे आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे, मैं यहाँ पे लिस्ट भी कर देती हूँ वो सारे पॉइंट्स, दे वुड बी कंसेंट्रिक सर्कल। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वुड डिक्रीज एज द डिस्टेंस विल इंक्रीज। और सेंटर के अंदर जाकर एट पॉइंट एक्स, वो ये जो लाइंस है ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे का इफेक्ट, और इसका इफेक्ट क्या होगा, जीरो। देयर वोंट बी एनी मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स विल बी जीरो, क्योंकि दोनों कंडक्टर्स इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आप देखो तो इसलिए दे वुड कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। सो आई होप यू गेट दैट कि किस तरीके से आपने बताना है ये। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे बदलेगा when the point where magnetic field is to be determined is moved away from the straight wire carrying constant current. Justify. ये चीज अभी मैंने आपको साथ डिस्कस की है। मैंने आपको बताया कि एक वायर के आसपास जब भी करंट मैग्नेटिक लाइंस होंगी, करंट होगा तो मैग्नेटिज्म होगा, और मैग्नेटिक लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल होगी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल करती है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे कर दोगे रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म का जो कॉज है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम बी से डिनोट करते हैं, उसका जो कॉज है वो है करंट। अब अगर आप सोर्स से दूर जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली ये लाइंस भी दूर होती जाएंगी, और अगर ये लाइंस दूर होती जाएंगी तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे आप, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मोर क्लोजर is the point to the source of current, more will be the magnetic strength. तो इसलिए अगर आप डिस्टेंस मूव अवे करते जाओगे उससे, तो ऑब्वियसली द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज एज द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड इज मूव्ड अवे कैरिंग कांस्टेंट करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी। सो यू हैव टू लर्न द फैक्टर्स विच आई टोल्ड यू कि किस किस पे मैग्नेटिक लाइंस डिपेंड करती है। तो ये मैंने लिस्ट कर दिया आपके लिए।
स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास जब भी मैग्नेटिक फील्ड होती है कंसेंट्रिक सर्कल होती है। अगर करंट का डायरेक्शन बदल दो तो मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन भी बदल जाता है। अगर करंट ऊपर जाएगा, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन रहता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो आपकी फिंगर्स भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये देखो। और अगर करंट नीचे आएगा तो डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इस तरीके से लाइंस बनाकर आप देखो आपकी फिंगर्स इस साइड में कर्ल कर रही है ना, तो इसको ये एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हो गया। और ऐसे ही जब इसका उल्टा बनाओगे तो बनाना कंसेंट्रिक सर्कल ही है, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है, इट वुड बिकम क्लॉकवाइज। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट कितना है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितनी दूर देखना चाहोगे या जैसे से वायर से दूर जाते रहेंगे तो स्ट्रेंथ कम होती रहेगी, क्योंकि हम सोर्स से दूर होते रहेंगे। और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बच्चे हम बी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है टेस्ला। फॉर योर नॉलेज इसको याद रख लेना। ओके, तो आंसर तो आई होप क्लियर हो गया है। ये हम आंसर डिस्कस कर चुके हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना हम दूर जाएंगे स्ट्रेंथ भी कम होगी। ओके, अगला क्वेश्चन। AB is a current carrying conductor in the plane of paper as shown. AB एक कंडक्टर है और आप देख रहे हो स्ट्रेट कंडक्टर है और ये करंट का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। What are the directions of magnetic fields produced by it at point P and Q? तो एक पॉइंट है आपके पास P which is at distance R1 और एक पॉइंट है Q at distance R2। तो आपको बताना है कि डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की। पहली चीज आपको दिया है कि R1 is more than R2, मतलब R1 P थोड़ा दूर है A से, सोर्स ऑफ AB वायर से, एज कंपेयर टू Q। और हमें बताना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहां पे होगा। तो आई थिंक ये जो हमने पॉइंट्स अभी किए हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। कंसेंट्रिक सर्कल्स, मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन रिवर्स तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स, करंट अगर ऊपर तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, करंट अगर नीचे की डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज। जितना ज्यादा करंट उतना मैग्नेटिज्म, जितना दूर उतना कम मैग्नेटिज्म। अब देखो यहाँ पे पहला पार्ट तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है आपको। अब ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ही होगा और ये कंसेंट्रिक सर्कल ही होगा। तो P पे डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी और Q पे नीचे की तरफ आएगी। पहली चीज, अगर R1 ज्यादा है R2 से, मतलब ये दूर है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ कौन से पॉइंट पे ज्यादा होगी? Q पे, क्योंकि Q नियर है और हमने अभी पढ़ा भी था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो इसको लिखोगे कैसे? तो आप देखो, तो राइट हैंड थंब रूल का एक बार स्टेटमेंट भी देख लो ताकि आपको इजी रहेगा। अगर आप कोई कंडक्टर पकड़ते हो अपने राइट हैंड में, अगर आप कोई कंडक्टर पकड़ते हो राइट हैंड में सच दैट कि थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में करंट है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल कर रही है ना बच्चे, वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी थंब डायरेक्शन ऑफ करंट देगा, और जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देगा। और ये चीज याद रखना, कोई भी चीज है करंट ऊपर तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट नीचे तो डायरेक्शन आपके पास होगा क्लॉकवाइज। तो अब यहां क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल आप ये लिखना। और अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा नंबर का आ जाता है, 3 का आ जाता है या कुछ भी इस तरीके से, तो थंब रूल को स्टेट भी कर दिया करो। Okay, so magnetic field at point P is directed into the plane of paper और Q पे it is out of the plane of paper। और दूसरी चीज, स्ट्रेंथ R से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली B2 will have larger field, क्योंकि B2 आपका क्या है, आपके पास B2 का है। मतलब यहां पे अगर हम कह दें कि इसका मैग्नेटिक फील्ड हम B1 से कर रहे हैं और इसका B2 से, क्योंकि डिस्टेंस R2 है, तो इसमें ज्यादा होगा बिकॉज इट इज मच क्लोजर, इट इज मच क्लोजर। Okay, अगला क्वेश्चन। A horizontal power line carries a current from east to west direction। एक horizontal power line है, वो करंट कैरी करती है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। So what is the direction of the magnetic field due to the current in the power line at a point above and a point below the। एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो करंट कैरी कर रही है ईस्ट से वेस्ट, लेट्स से ईस्ट से वेस्ट ये करंट कैरी कर रही है ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन देखना है, हमें किसका डायरेक्शन देखना है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस का, करंट की वजह से।
ठीक है, इन द पावर लाइन। पॉइंट ऊपर भी और पॉइंट नीचे भी, मतलब नीचे से अगर देखो तो क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक लाइन का, और ऊपर से देखो तो क्या डायरेक्शन होगा। तो अब आप देखो, ये आपकी पावर लाइन है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड थंब रूल ही चलेगा यहाँ पे। अब जो आपके पास करंट है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, यही डायरेक्शन है आपकी। उसमें मैंने उल्टा ले लिया था ईस्ट टू वेस्ट समझाने के लिए, तो ईस्ट यहां होता है आपका, तो ईस्ट टू वेस्ट करंट का डायरेक्शन है, मतलब इस साइड में। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो तो आपको पता है कंसेंट्रिक सर्कल ही होगा, है ना। अब करंट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप देखो डायरेक्शन यही होगा ना, इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऐसे ही रन करेगी। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द पावर लाइन, वो किस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जो पॉइंट बिलो होगा पावर लाइन में के, उसमें क्या होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरीके से डायरेक्शंस को कंसिडर करते हुए आपने बस ये बता देना कि कौन से डायरेक्शन के टूवर्ड्स जा रहा है और कहां से जा रहा है। और बेसिकली रहेगा कंसेंट्रिक सर्कल ही, बस सिर्फ क्योंकि वो कंसेंट्रिक सर्कल है तो ऊपर की तरफ अलग डायरेक्शन होगा, नीचे की तरफ अलग होगा, ओवरऑल डायरेक्शन एक ही रहेगा, ठीक है। बट तो आपको उसी अकॉर्डिंग डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी अ सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक सर्कुलर लूप है जो करंट कैरी कर रही है, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। करंट फ्लोइंग इन इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट उसमें क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे क्या रहेगा उसका डायरेक्शन, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द लूप, ये चीज आपको बताना है। दोबारा मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। एक सर्कुलर लूप है, वो करंट कैरी कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर में क्या होगी, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ लूप क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर लूप बेसिकली एक वायर होती है जिसको सर्कल फॉर्म में कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके मतलब किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे करंट कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो कंसेंट्रिक सर्कल ही होती है, जैसे कि हमने अभी बार मैग्नेट के अंदर की थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। The direction of magnetic field is determined by right hand thumb rule. और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि if you grasp a conductor in your right hand such that thumb करंट का डायरेक्शन दे रहा है, तो डायरेक्शन जिसमें फिंगर कर्ल कर रही है that gives the direction of magnetic lines of forces. तो सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, अब आप देखो ये लाइंस कैसे कैंसल होती जा रही हैं और सेंटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल हो रही है एंड दे पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द पॉइंट आउटसाइड द सरफेस ऑफ लूप इज शोन लाइक दिस, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे कि जहां ऊपर जा रहा है वहां पे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे आ रहा है तो वो क्लॉकवाइज है। ये सर्कुलर लूप हो गई आपके पास, और बीच में क्या हो रही है, ऑलमोस्ट वो कैंसिल कर रही है एक दूसरे का इफेक्ट। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट के अंदर और बाहर किस तरीके से आप उसका डायरेक्शन शो करोगे। तो ये बाहर का डायरेक्शन है और ये अंदर का डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल हेल्ड। अब आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, हमें उसमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है उसके अंदर, और कुछ कंडीशंस हमें दी गई है। देन सर्कुलर कॉइल इज हेल्ड वर्टिकली नॉर्थ साउथ प्लेन में, हमने उसको होल्ड कर रखा है, एंड द ऑब्जर्वर इज लुकिंग इट फ्रॉम ईस्ट, सीज द करंट टू फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कि ये जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बतानी है, जो सर्कुलर कॉइल है उसको नॉर्थ साउथ प्लेन में रखा है और जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो ईस्ट से कर रहा है, ठीक है, और उसको करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकेंड पार्ट में उसको ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा है और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो साउथ से कर रहा है और उनको करंट एंटी क्लॉकवाइज में ही दिख रहा है। हॉरिजॉन्टली एंड द ऑब्जर्वर लुकिंग एट इट फ्रॉम बिलो सीज करंट टू फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। जब कॉइल नॉर्थ साउथ प्लेन में है और करंट उसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है थ्रू द लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ होगी, ईस्ट टू वेस्ट। इट वुड बी ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट, व्हेन द कॉइल इज ईस्ट टू वेस्ट प्लेन में है और जो करंट उस पे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ। तो ये सब हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करके निकाल रहे हैं। ऐसे ही व्हेन अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट हॉरिजॉन्टली प्लेस हुई है और डायरेक्शन करंट का क्लॉकवाइज है उसके अंदर, देन
the direction of the field for the observer position below is in the downward direction. तो यहाँ पे आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कंसिडर करते हुए और डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है उसको करते हुए आपको इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो अभी आपने किया था, यहाँ पे आपका जैसे ईस्ट टू वेस्ट था और ये आपका नॉर्थ टू साउथ था. ठीक है, अब यहाँ पे कॉइल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से और करंट उसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में होगी. ऐसे ही जब उसको आप ईस्ट वेस्ट प्लेन में होल्ड करोगे और करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ रहने वाला है. तो इस तरीके से इन डायरेक्शंस को कंसिडर करते हुए आपको इन आंसर्स क्वेश्चंस को इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आंसर करना. नेक्स्ट, how does a solenoid behave like a magnet? Can you determine the north and the south poles of the current carrying solenoid using a bar magnet? Explain. अब आपको बताया गया कि जो सोलिनॉइड है वो मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है और क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स करंट कैरिंग सोलिनॉइड में बार मैग्नेट को यूज करके. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले सोलिनॉइड क्या है, कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसमें नॉर्थ साउथ पोल्स कैसे पता लगते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं. तो बेसिकली सोलिनॉइड पहले क्या है, आपने एक कॉइल ले ली और उस कॉइल पे अगर आप कॉपर वायर की टर्निंग्स लगा दो वो सोलिनॉइड बन जाएगा. मतलब चाहे कार्डबोर्ड ले लिया चाहे कॉइल ले ली और उस पे कॉपर वायर इस तरीके से टर्निंग्स लगा दो तो दैट बिकम्स अ सोलिनॉइड. पहली चीज. अब जब सोलिनॉइड को बच्चे आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे और उसमें करंट स्विच ऑन कर दोगे तो आप देखोगे कि ऑब्वियसली अब इसमें करंट फ्लो करेगा तो जहां पे भी करंट होता है वह मैग्नेटिज्म तो होगा ही ना. तो हम देखेंगे इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके अंदर वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है जैसे कि बार मैग्नेट में होती है. मतलब एक साइड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करने लगता है और एक पोल साउथ पोल की तरह एक्ट करने लगता है. अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनी है मतलब करंट की वजह से आई है, करंट जब तक है तभी तक मैग्नेटिक फील्ड है, करंट बंद कर दोगे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा यहाँ पे. तो जो ये स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की उसको हम बदल सकते हैं. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से आई है, करंट की वजह से. तो अगर आप करंट का अमाउंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा. इसीलिए आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लिख सकते हो. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, मतलब ये जो टर्निंग्स है अगर ये टर्निंग्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा तब भी क्या होगा, करंट ज्यादा हो जाएगा जो इस कॉइल में से पास करेगा तो उस कारण भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. डिक्रीजिंग गैप बिटवीन टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, अब गैप को अगर आप कम कर दो तो क्या होगा, ज्यादा टर्निंग्स लग पाएंगी इस तरीके से, तो उस केस में भी करंट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और मैग्नेटिज्म भी बढ़ जाएगा. और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो सोलिनॉइड को बनाने के लिए. जैसे अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हो तो उससे जो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आती है मतलब वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है जिसमें से करंट पास करोगे उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा और काफी स्ट्रांग होगा और करंट बंद कर दोगे तो मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा. और अगर यही आप सॉफ्ट आयरन कोर की जगह स्टील यूज कर दोगे तो उस केस के अंदर मैग्नेटिज्म तब तक रहेगा जब तक आप करंट पास करोगे, लेकिन जब करंट बंद भी कर दोगे तब भी वो मैग्नेटिज्म रहेगा उसके अंदर. मतलब स्टील के ऊपर अगर आप कॉपर वायर टर्निंग्स कर रहे हो इट टर्न्स इनटू अ परमानेंट मैग्नेट और अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर ले रहे हो तो इट टर्न्स इनटू अ टेम्पररी मैग्नेट विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब इन दोनों में से भी ना इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा दैट वुड बी द इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो अब क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे आप, देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लो. क्वेश्चन था कि सोलिनॉइड मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, तो समझ आ गया होगा करंट जब उसमें से फ्लो करता है नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिटरमाइन कर सकते हो. तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे आप. सोलिनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब हम उसमें से करंट पास करते हैं, ये तो एक हमें समझ आ गया क्योंकि करंट होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. एक एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और एक साउथ की तरह. हम बार मैग्नेट को यूज कर सकते हैं जानने के लिए कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है. ठीक है, तो क्यों, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं. अब आपको पता है बार मैग्नेट में भी एक साइड नॉर्थ पोल होगी और एक साउथ होगी, तो ये आपको नोन होगा. तो अगर आप इस मैग्नेट को सोलिनॉइड की तरफ लेकर जा रहे हो और वहां पे अट्रैक्शन हो रही है
मतलब नॉर्थ पोल लेकर जा रहे हैं और वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो साइड उसकी साउथ पोल है। और अगर वो रिपेल कर रहा है, नॉर्थ पोल को ही आप सोलेनॉइड की तरफ लेकर जा रहे हो और वो एक कॉर्नर पे जाके रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब वो साइड उसकी नॉर्थ पोल है। तो बेसिकली रिपल्शन और अट्रैक्शन से हम प्रूव कर रहे हैं कि सेम पोल्स अट्रैक्ट रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। उससे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सोलेनॉइड की कौन सी साइड नॉर्थ पोल है और कौन सी साइड साउथ पोल है। ओके, अगला क्वेश्चन अगेन ऑन सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड? आई होप ये तो अब समझ आ गया होगा। कॉइल ले लो, कॉपर की वायर की टर्निंग्स लगा लो, कार्डबोर्ड ले लो, कॉपर की वायर की टर्निंग्स लगा लो, इट बिकम सोलेनॉइड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी है सोलेनॉइड के आसपास और बार मैग्नेट के आसपास, और उन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है दो फीचर्स देकर। तो सबसे पहली चीज तो सोलेनॉइड आपको पता लग चुका है, कॉइल जिसपे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप कॉपर वायर की लगा देते हैं तो, और ये जो इस तरीके से रैप्ड हो जाती है ताकि सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाती है। ऐसे आप डायग्राम इसका सीख लो बनाना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो इससे प्रोड्यूस होती है उनका डायरेक्शन देखो बिल्कुल सेम है जैसे बार मैग्नेट का था कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। और देखो बार मैग्नेट में भी ऐसा है, बट इनमें दो डिस्टिंग्विश फीचर्स है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड ऑलमोस्ट नील है, बट बार मैग्नेट के बाहर जो साइड जो है वो नील नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड की है उसको वेरी कर सकते हैं हम, करंट को बदल कर, करंट को कम ज्यादा करके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम कर सकते हैं, बट बार मैग्नेट में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है। दूसरी चीज, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है और इसके कंपैरेटिवली इसमें वीक मैग्नेटिज्म है क्योंकि इसमें कोई सोर्स नहीं है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने वाला। ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दो, पोलैरिटीज बदल जाएंगी सोलेनॉइड में, बट बार मैग्नेट में पोलैरिटीज फिक्स रहने वाली है। तो ये कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स है। आप कह सकते हो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में भी बता सकते हो इसको। यहाँ पे उसको हमने बार मैग्नेट और उसको सोलेनॉइड के बीच में लिया है यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। कुछ रीजन स्टेट करने हैं। पहला है आपके पास गिवन स्टेटमेंट, देयर इज ईदर अ कन्वर्जेंस और अ डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। मतलब जो आपके पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के जो कॉर्नर्स है या तो कन्वर्ज हो रही है मतलब वो मीट कर रही है मैग्नेटिक लाइंस, कन्वर्ज का मतलब ये है, या डाइवर्ज हो रही है मतलब वो लाइंस निकल रही है वहां से। ठीक है, तो क्या कारण है? दूसरा है करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। थर्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है सोलेनॉइड के अंदर। ये सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया था और आपकी इस बुक में अरिहंत पे भी हमने दिया है। तो इनके रीजंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्यों होती है सोलेनॉइड के कॉर्नर्स पे। जब आप देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है तो उनको कन्वर्जेंट कहते हैं, और वो कहाँ क्राउडेड होती है? नियर द पोल्स। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वहां पे स्ट्रॉन्ग है, और जहां पे डाइवर्जेंट होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? वीक। तो जहां से मर्ज हो रही है वहां से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है, और जहां पे एंटर हो रही है वहां पे, जहां पे मीट कर रही है या दूर हो रही है वहां पे सेम रहती है। मतलब पोल्स में तो सेम है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है, बट आप देखो जहां पे वो दूर हो रही है आपस में, जैसे कि बीच में, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? वीक। ओके, अब दूसरा था पार्ट, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को जब आप सस्पेंड करते हो फ्रीली, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों अलाइन करता है? आपको पता है कि फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनॉइड को जब हम सस्पेंड करते हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही करता है, इवन अगर कोई और मैग्नेट ना भी हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ के कोर के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट है, लोडस्टोन, विच इज लाइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज इन अ साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, एंड ड्यू टू रिपल्शन इट अलाइंस ऑन द सर्फेस। जब हम अलाइन करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाता है। थर्ड पार्ट था, strength of magnetic field is uniform inside a solenoid. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म क्यों है? तो फील्ड लाइंस जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के आसपास है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि बार मैग्नेट पे है। ठीक है, तो सो इनसाइड द सोलेनॉइड जो लाइंस है वो आपस में क्या है? पैरेलल है। इसीलिए पैरेलल होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो सेम है, मतलब यूनिफॉर्म है इनसाइड द सोलेनॉइड एट ऑल पॉइंट्स। सो जस्ट यू नीड टू ड्रॉ द लाइंस, और बीच में बताना है कि सेंटर में इट इज पैरेलल। आप देखो यहाँ पैरेलल दिख रही है ये सारी, राइट? सो दैट इज द रीजन द स्ट्रेंथ इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट? मतलब
अब ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि करंट से मैग्नेटिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैं लिख देती हूँ यहाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसमें जो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, और उसको कहाँ रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको पूछा गया है कि कंडक्टर को आप कैसे रखो मैग्नेटिक फील्ड में कि जो फोर्स को एक्सपीरियंस करे वो ज्यादा हो, और हमें ये भी बताना है कि कौन से रूल से हमें पता लगता है। ओके, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर पे सबसे ज्यादा तब लगता है जब कंडक्टर को हम परपेंडिकुलर रखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। सपोज अगर आपके पास ये मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट है, सॉरी, ये हमने ऑपोजिट साइड रखी है ऐसे, और अगर हम यहाँ पे कंडक्टर इस तरीके से रख देते हैं, परपेंडिकुलर रख देते हैं, अब देखो मैग्नेटिक लाइन्स तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर आप कंडक्टर को परपेंडिकुलर रख दोगे तो उस केस पे उस पे जो फोर्स एक्ट करेगा दैट वुड बी मैक्सिमम। और जब भी कभी आपको प्रूव करना हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक पोल्स के अंदर रखा है, क्योंकि कभी भी ये एक सेट फैक्ट है, ये मैं लिख देती हूँ कि कभी भी, यहाँ पे लिख लेते हैं, कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट रखो या मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर फोर्स एक्ट करता ही करता है, और वो फोर्स उस कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, मोशन। और ये सब हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। किससे सारा डायरेक्शन कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो आपको डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की या डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कह सकते हो, जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगता है। तो बेसिकली ये कहता है कि सपोज अगर आपकी 3 फिंगर्स है, ये देखो, सपोज यू स्ट्रेच योर 3 फिंगर्स, कौन कौन सी, ये आपकी 4 फिंगर हो गई, मैं लिख देती हूँ, दिस इज 4 फिंगर, दिस इज सेंटर फिंगर एंड दिस इज थंब। आप अगर इनको परपेंडिकुलर आपस में स्ट्रेच कर देते हो, परपेंडिकुलर मतलब एट 90 डिग्री आप स्ट्रेच कर देते हो, सच दैट कि जो 4 फिंगर है ये आपको डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड की। ये किसकी डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड की। जो सेंटर फिंगर है वो आपको डायरेक्शन देती है करंट की, और जो आपका थंब है इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। So if you have your left hand and you are stretching your forefinger, center finger and thumb mutually perpendicular, मतलब सबके बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो होगा it will give the direction of magnetic field, this will give the direction of current and the direction in which it will point, जो कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा, it will give the direction of force या फिर motion। ऐसे भी शो कर सकते हो। ये देखो, ये आपके पास हो गई 4 फिंगर, this is center finger and this is thumb। तो ये आपको डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन दे रहा है आपको करंट की, और ये जो थंब है इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर मोशन। तो कभी भी प्रूव करना हो कि भी कोई भी कंडक्टर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से वहां डायरेक्शन फाइंड की जाती है। तो 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली स्ट्रेच्ड and then the direction of force acting on the conductor is given by the thumb। क्योंकि यहाँ पे फोर्स का ही पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया था, बट आई होप आपको 4 फिंगर, सेंटर फिंगर, थंब तीनों का पता लग गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, state whether an alpha particle will experience any force in a magnetic field if alpha particles are positively charged particles। अगर आप कोई अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो आपको बताना है कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा। पहली चीज, इट इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट रेस्ट, मतलब उसको फील्ड में रखा गया बट वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है। सेकेंड पार्ट, इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, जो भी लाइंस का डायरेक्शन है उसका मूवमेंट भी पैरेलल है उसके। इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हमने पढ़ा था कि आपको फोर्स या मोशन सबसे ज्यादा दिखता है जब परपेंडिकुलर रखते हो आप, तो चलो इसको समझ लेते हैं। तो जब आप उसको रेस्ट पे रखोगे इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी सॉर्ट ऑफ फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ओनली ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल, मतलब जब वहां पे करंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप उसको रख रहे हो पैरेलल, सो अगेन इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तभी एक्ट करती है, मतलब फोर्स तभी जबकि वो परपेंडिकुलर रखा जाता है डायरेक्शन में।
Third part, obviously, yes, it will experience a force in a direction perpendicular to its motion, क्योंकि यहाँ पे हम उसको किस लिए रख रहे हैं, हम उसको मैग्नेटिक लाइंस के परपेंडिकुलर रख रहे हैं और इस पे फोर्स भी एक्ट कर रहा है और उसके अंदर वो मोशन भी प्रोड्यूस कर रहा है. सो दैट मीन्स सबसे बेस्ट फोर्स और मोशन कब होता है, उसके लिए कंडीशन जरूरी है. दैट इज द कंडक्टर हैज टू बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और कोई भी डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई करनी है, उस केस में आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मोशन और फोर्स वन एंड द सेम थिंग, मैग्नेटिक फील्ड और करंट वो आप इसमें से बता सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The electron enters in uniform magnetic field with 3 different ways. इलेक्ट्रॉन 3 अलग अलग तरीकों से इसमें एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ देखो परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस तरीके से और इधर पैरेलल. तो आइडेंटिफाई द केस जिसमें फोर्स इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम और मिनिमम लगेगा एंड ऑल्सो गिव द रीजन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी हमें बताना है. तो पहली चीज जहां पे एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, तो जब ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि अभी हमने कंडीशन की थी कि अगर परपेंडिकुलर वो मूव करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइट्स पे तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल आ जाता है और वहां पे फोर्स मैक्सिमम लगता है. ओके, दूसरा था हमारे पास कि इस तरीके से एंटर कर रहा है, तो इस केस में मिनिमम लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रॉन की मोशन की, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी. तो इसलिए this would be minimum. It will be in case C, not in this, in C. So जब parallel है तो force will be minimum and maximum when it will be perpendicular. Okay, so the direction of maximum force acting on an electron जब वो perpendicular plane of paper के. So you have to remember, this is very important, for the force to be maximum or for the motion produced to be maximum, it has to be perpendicular in the direction of magnetic field. And when it is parallel or when it is in the direction of magnetic field, it is the force acting would be minimum. Okay, अगला question. Sketch the diagram of electric motor. What is the role of split rings in electric motor? तो इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बनाना और रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स भी हमें बताना है. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में. इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में. मतलब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो और फिर उसमें मूवमेंट होती है. अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब आप रेक्टेंगुलर कॉइल को जिसमें से करंट पास हो रहा है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखोगे तो उस पे फोर्स एक्ट करेगा जो उसको रोटेट कर देगा. जो भी हम बात कर रहे हैं कि करंट कैरी कंडक्टर प्लेस बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट, उस पर फोर्स एक्ट करता है जो उसमें मोशन प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एज वेल. अब इलेक्ट्रिक मोटर का अगर आप डायग्राम देखो तो देखो इसके अंदर क्या क्या है. पहले एक हॉर्स शू शेप मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट. उसके बाद आपके पास ये कॉपर वायर लूप है, ये ब्रशेस है, ये जो आप देख रहे हो ये वाले ग्रे वन, और उसके साथ ये एक बड़ा सा रिंग 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है, दिस ब्लू एंड रेड. दिस इज कम्यूटेटर और वी कैन कॉल इट एज स्प्लिट रिंग्स. ठीक है, और ये उसके बाद ये बैटरी के साथ वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है. अब यहाँ पे हमें बताना है कि फंक्शंस इनके बेसिकली क्या है. तो ब्रशेस का फंक्शन है स्प्लिट रिंग्स के साथ कांटेक्ट बनाना है, क्योंकि देखो ये इस तरीके से ब्रश जुड़ा हुआ है स्प्लिट रिंग के साथ. सो दे मेक कांटेक्ट विद द स्प्लिट रिंग्स. और ये जो एक बड़ा सा कॉपर का रिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको हम कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग कह रहे हैं, इसका काम है डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करना. इट इज यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ब्रशेस उसके साथ कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं जिसके थ्रू ये करंट आगे फ्लो हो पाता. ओके, अगला क्वेश्चन. The figure shows the split ring commutator and the 2 carbon brushes on their respective position. ये split ring आ गया आपके पास, देखो हाफ है, और ये carbon brushes आ गए और ये वायर के साथ बैटरी के साथ कनेक्टेड है. What can you say about carbon brush and split ring commutator? क्या कहोगे आप? तो carbon brush जो है that makes contact with the commutator and commutator reverses the current. तो ये चीज मैं आपको बता दूं आप कैसे लिखोगे. When the gaps of split ring commutator are aligned with the carbon brushes, the contacts are broken. मतलब जब ये कम्यूटेटर इस तरीके से मूव कर जाता है और ब्रशेस का कांटेक्ट टूट जाता है तो उस समय सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट उसमें टेम्पररी कट ऑफ हो जाता है. बट जब कॉइल रोटेट होकर दोबारा से आती है वहां पे,
ड्यू टू द मोमेंटम गेन, तो स्प्लिट रिंग वापस से कार्बन ब्रशेस के साथ अपना कॉन्टैक्ट बना लेते हैं और वापस से करंट का फ्लो होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास ब्रश है, तो जब ये कॉइल घूमेगी तो यहाँ पे एक जगह आएगी जब कार्बन ब्रशेस का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, ठीक है, तो फिर सर्किट टूट जाएगा। लेकिन जब वापस से ये घूम के आएगा तो ये फिर से अपना कॉन्टैक्ट इसके साथ बना लेंगे और वापस से सर्किट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट वेज द स्पीड टू रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज इंक्रीज्ड? जो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर रोटेशन हो रही है उसका स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं? एंड ऑल्सो नेम सम डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज की जाती है। तो जो रोटेशन है मोटर का, जो स्पीड है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाकर, करंट की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाकर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाकर। क्योंकि बेसिकली मोटर के अंदर आपको पता है कि हमारे पास हमें बेसिकली करंट है तो मैग्नेटिज्म है वहां पे, तभी उस पे फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर आप करंट बढ़ा दोगे, टर्न्स बढ़ा दोगे, एरिया बढ़ा दोगे या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे, तो इन सब चीजों से जो मोशन है, जो फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है वो ज्यादा हो जाएगा और मोशन का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर्स बहुत से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज होती है, जैसे फैन्स, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सचर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर। most of the electrical appliances, they have got the electric motors installed in it. Okay, अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब आप मोटर का डायग्राम कर चुके हो, आपको आर्मेचर, ब्रशेस और स्प्लिट रिंग का फंक्शन बताना है। तो आर्मेचर जो आपके पास होता है, इट इज अ कॉइल बाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर, और वो रोटेट होती है मैग्नेटिक फील्ड में, और कब, जब उस पे करंट, उसमें से करंट फ्लो करता है। ब्रशेस अभी हम कर चुके हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं जिनका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है और फैसिलिटेट करते हैं करंट थ्रू आर्मेचर जब वो मूव करते हैं। स्प्लिट रिंग्स जो होते हैं, दे रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, they reverse the direction of current, so it ensures unidirectional current through armature as it rotates in field. So these functions are important, ये आ जाते हैं पेपर में। और दूसरी चीज, आपको डायग्राम बेसिक क्या क्या चीजें, पार्ट्स है, क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या फंक्शन है, बेसिकली इन तीन चीजों के आपको फंक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, सो राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्रिंसिपल हमारे पास ये रहता है कि कभी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो और उसमें से करंट पास करो, तो उस पे दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं। जैसे ये कॉइल है, तो इस पे दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं जो एक कपल बनाते हैं, टॉक बनाते हैं, और वो कॉइल को रोटेट कर देते हैं। So this is basically the principle, और आप ये भी कह सकते हो इसमें प्रिंसिपल में, that when current carrying coil is placed between poles of magnet, force acts on it which moves it. अब यहाँ पे जो force act कर रहा है वो दो equal and opposite forces है which are making a couple and they are rotating the coil continuously, और जिसकी वजह से coil move भी कर रही है और जो भी मोटर का आगे काम है appliances में वो अपना काम fulfill कर पा रही है। Okay, next question. What is meant by electromagnetic induction? And name one device which works on the principle of electromagnetic induction. हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, और एक डिवाइस भी बताना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे काम करता है। तो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट रिवर्स है। जैसे पहले आपने किया था कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट, अगर जहां पे करंट होता है, हमने किया था वहां पे मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, यही हमने किया था ना, कि अगर करंट है तो चाहे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगी बट मैग्नेटिज्म होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका रिवर्स है। ये हमें ये बताता है कि जहां पे मैग्नेटिज्म होगा वहां पे करंट भी होगा। मतलब अगर कहीं पे मैग्नेटिक इफेक्ट है तो वहां पे करंट भी होगा, चाहे उसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो मैग्नेटिज्म की तरह, बट करंट होगा। और उस करंट को हम क्या बुलाते हैं बच्चे, क्योंकि वो अपने आप डेवलप हुआ है ड्यू टू मैग्नेटिज्म, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। उसको हम क्या बुलाते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब प्रोडक्शन ऑफ करंट, किससे, मैग्नेटिज्म से। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
अब ये होता कैसे, इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ आपको। हमारे पास ये दो बार मैग्नेट्स है, नॉर्थ, लेट्स से दिस इज साउथ एंड लेट्स से दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बट इट इज कनेक्टेड टू अ डिवाइस कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है विच हैज द एबिलिटी टू मेजर इवन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ऑल्सो, मतलब बहुत थोड़े से करंट को भी ये मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अभी क्या किया, इस वायर को हमने ऐसे रखा पोल ऑफ मैग्नेट के, तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन थी। अब जब हमने इसको मूव किया तो हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा, चाहे आप ऊपर की तरफ मूव करो चाहे आप उसको नीचे की तरफ मूव करो, तो डिफ्लेक्शन दिखा। तो वो डिफ्लेक्शन क्यों आया, क्योंकि ये तो करंट को मेजर करता है। अब डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि वहां पे करंट आया वायर के अंदर, राइट। लेकिन जब आप स्टिल हो जाते थे, रुक जाते थे, तो करंट बंद हो जाता था। तो इसीलिए मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बंद हो जाती थी। तो इसी से ये पता लगा कि जहां पे मैग्नेटिज्म होता है वहां करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट को हम इंड्यूस करंट बुलाते हैं। एंड वो हमने गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से ही मेक आउट कर लिया। अब क्या रीजन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको देखने को मिलता है, तो बेसिकली क्या होता है, जब आप वायर को मूव करते हो, अब जैसे यहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस है ना, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक लाइंस जा रही है लेट्स से, तो जब आप इसको वायर को मूव करते हो, मैं यहां लिख देती हूँ, व्हेन वी मूव वायर, व्हेन वायर इज मूव्ड, तो उससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कट होती है, ये मैग्नेटिक लाइंस ये कट होती है। अब मैग्नेटिक लाइंस अगर कट होंगी तो उससे क्या होगा, उससे मैग्नेटिक लाइंस कट होगी तो उससे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज होगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज चेंज्ड, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट विल गेट चेंज्ड, और इसी वजह से जो करंट है इट विल बी इंड्यूस्ड, करंट इज इंड्यूस्ड, करंट उसमें अपने आप डेवलप होता है। So I think you got it. The cause of electromagnetic induction, when you're moving the wire, it is cutting the magnetic lines. And when the magnetic lines are cut, the strength, the flux is changed, the strength is changed, and due to which the current is induced. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप बोल सकते हो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें करंट अपने आप कंडक्टर के अंदर आ जाता है, और कब आता है, जब कंडक्टर को आप मूव करते हो बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट के, और जो करंट प्रोड्यूस होता है इसके अंदर दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस करंट। ओके, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब 3 डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ऑफ वायर। तो 3 कौन से मेथड्स है जिससे हम वायर के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था मोशन होना जरूरी है। सो इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड अराउंड अ कॉइल देन इंड्यूस करंट इज सेटअप। ये भी मैंने आपको बताया कि जब हम मूव कर रहे थे तो मैग्नेटिक लाइंस कट हो रही थी, स्ट्रेंथ चेंज हो रही थी, इसीलिए करंट इंड्यूस हो रहा था। सो इट कैन बी डन by taking a bar magnet and bringing it closer to the coil or taking it away from the coil. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रेंथ बदलनी है बेसिकली। तो अगर आपके पास कॉइल के पास आप बार मैग्नेट ला रहे हो तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो उससे भी करंट इंड्यूस हो जाएगा, और अगर आप उसको दूर लेके जा रहे हो तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तब भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। सो वन ऑफ द मेथड इज टू ब्रिंग द बार मैग्नेट क्लोजर और टेक इट फार फ्रॉम देयर। दूसरा मेथड, इफ अ कॉइल इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी ठीक है, ये भी हमने किया कि जब कंडक्टर इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड तब भी लाइंस कट हो रही है, स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है और करंट इंड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, by changing the magnitude of the current flowing through another coil kept close to the coil, मतलब एक कॉइल है उसके साथ आपने एक और कॉइल रख दी और इस कॉइल के अंदर आप करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर फ्लो नहीं कर रहा, और इस करंट की इंटेंसिटी को आप कम ज्यादा कर रहे हो, उसकी वजह से भी जो इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर मेटालिक लूप इज केप्ट अबव द वायर AB एज शोन। ये आपके पास एक वायर है और उसके ऊपर एक सर्कुलर लूप रख दी गई है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड इन द लूप। लूप के अंदर जो करंट अपने आप आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। इफ द करंट फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट वायर इज फर्स्ट पार्ट स्टेडी डज नॉट वेरी, मतलब करंट सेम रह रहा है, वेरी नहीं कर रहा, और दूसरे में अगर वो करंट बढ़ रहा है, सो वी नीड टू जस्टिफाई। तो सबसे पहले तो हमारे पास है कि जब करंट स्टेडी है, वेरी नहीं कर रहा, तो जब करंट स्टेडी रहेगा तो इंड्यूस करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कांस्टेंट करंट
फ्लो जब होगा तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। अब दूसरे में कहा है कि करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से, मतलब करंट का वैल्यू अगर चेंज होगा किसी भी तरह से, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब करंट चेंज होगा तो उसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बदलेगा। सो दैट इज द रीजन द करंट विल बी इंड्यूस्ड। एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज करके जो करंट है वो हम डायरेक्शन देख लेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये रूल भी आपको मैं बता देती हूँ, जिसे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया था, जो कि आपको बताता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पे फोर्स या मोशन एक्ट करता है और उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब ऐसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए यूज होता है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें सेम चीज है बट राइट हैंड है, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर, थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वैसे ही जैसे लेफ्ट हैंड रूल में किया था ना आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे भी इसमें भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और इसके अंदर आप फिगर ऐसे बना सकते हो, लेट्स से फोर फिंगर होगी, ये आपकी सेंटर फिंगर होगी और ये आपका थंब हो गया। सो फोर फिंगर उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, उसमें भी फोर्स और मोशन था, यहाँ पे भी फोर्स और मोशन ही है, पर्टिकुलरली यहाँ मोशन लिख लेते हैं। और ये सेंटर फिंगर वहां पे करंट दे रही थी, यहाँ पे भी करंट ही है, बस फर्क क्या है कि वो करंट इंड्यूस करंट है, मतलब बैटरी से नहीं आया, अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर ड्यू टू मैग्नेटिज्म। ओके, अगला क्वेश्चन, राइट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा डिवाइस होता है विच स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब उसमें से हम करंट पास करते हैं, बट जैसे ही करंट को आप उसमें से स्विच ऑफ कर देते हो तो मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है। ओके, दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस्ट बनता है अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर ले लो और उस पे कॉपर की वायर की टर्निंग्स लगा दो, इट बिकम्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसकी बहुत अच्छा चीज होती है, एक तो वो टेम्पररी मैग्नेट होता है, करंट पास तो मैग्नेटिज्म आएगा, करंट बंद तो मैग्नेटिज्म भी खत्म। दूसरी चीज इसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे? बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। इसमें पोलैरिटीज भी बदल सकते हैं, करंट का डायरेक्शन बदल दो, पोलैरिटीज भी बदल जाएंगी, एंड इट इज पावरफुल मैग्नेट। ये पावरफुल होता है क्योंकि इसमें जो सोर्स है करंट, उसकी स्ट्रेंथ को आप बढ़ा कर सकते हो, तो इट इज मोर पावरफुल। अब ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर ब्रेकिंग रॉक्स, इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में से, और इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर्स में भी ये यूज होता है। So this is what is electromagnet. It is basically a solenoid only, but सिर्फ सॉफ्ट आयरन कोर पे जब कॉपर की वायरिंग्स टर्निंग्स लगा रहे हैं तो इट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। डीसी और एसी में क्या डिफरेंस होता है? एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब इट वेरीज कॉन्टिन्यूसली एंड पीरियोडिकली एंड रिवर्सेस द डायरेक्शन एंड इट इज चीपर, और ये बहुत दूर दूर प्लेसेस तक भी ट्रांसमिट हो सकता है। बट जो डीसी करंट होता है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है और सेम डायरेक्शन में ही होता है, कॉस्टली होता है, लेकिन उसको आप डिस्टेंट प्लेसेस तक सप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट वी मीन बाय डीसी एंड एसी करंट। ओके, व्हाट इज स्प्लिट रिंग, हाउ डज इट प्रोड्यूस डीसी? स्प्लिट रिंग क्या होता है और स्प्लिट रिंग डीसी डायरेक्ट करंट कैसे प्रोड्यूस करता है? और अभी हमने देखा डायरेक्ट करंट कौन सा है, जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन उसको डिस्टेंट प्लेस तक हम नहीं कर सकते। सो स्प्लिट रिंग बेसिकली मीन्स अ बिग कॉपर रिंग स्प्लिट इनटू टू हाफ्स, जैसे कि मोटर के अंदर लगा होता है। ठीक है, और अगर आप जनरेटर्स में देखोगे ना, जनरेटर्स में स्प्लिट रिंग की जगह वी हैव स्लिप रिंग्स, उसमें एक बड़ा कॉपर का रिंग होता है। ठीक है, दैट इज नॉट स्प्लिटेड इनटू टू हाफ्स। तो यहाँ मोटर की बात हो रही है, सो बिग कॉपर रिंग स्प्लिटेड इनटू टू हाफ्स। और ये डीसी कैसे प्रोड्यूस करता है? बिकॉज इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इन डूइंग दैट इट प्रोड्यूस डीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वानोमीटर। एक कॉइल है उस इंसुलेटेड वायर, उसको गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया गया। What would be observed if a strong bar magnet with its south pole towards one face of the coil is
A part moved quickly towards it, B moved quickly away from it, C held stationary. And you also you have to name the phenomena involved. क्वेश्चन समझा देती हूँ. एक कॉइल है इंसुलेटेड वायर की, उसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया इस तरीके से. लेट्स से दिस इज कॉइल, दिस इज गैल्वेनोमीटर. तो अब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, उसके साउथ पोल से हम उसके पास ला रहे हैं टुवर्ड्स वन फेस. तो अगर आप बहुत जल्दी से ले आओगे वो साउथ पोल उस कॉइल के पास, तो क्या होगा? दूर ले जाओगे या उसके पास खड़े रखोगे तो क्या होगा? तो इसका आंसर है, सबसे पहले अगर आप उसको बहुत जल्दी लेके आते हो क्विकली टुवर्ड्स, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको बहुत तेजी से डिफ्लेक्शन दिखेगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तभी डिफ्लेक्शन दिखती है जब लाइंस कट होती है बेसिकली. ठीक है, और यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर में आपको बहुत तेजी से डिफ्लेक्शन दिखेगी. और जब आप उसको दूर ले जाओगे तब भी आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगी, बट यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जो सोर्स जब पास आता है तो एक अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होती है, और सोर्स जब दूर जाता है तो डिफ्लेक्शन होती है बट अलग डायरेक्शन में होती है. लेकिन जब आप उसको स्टेडी रख दोगे तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि वहां इंड्यूस करंट नहीं होगा. इंड्यूस करंट होता है तो डिफ्लेक्शन होती है, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो एक पर्टिकुलर हुई, दूर ले गए तो एक अलग डायरेक्शन हो गई. लेकिन जब आप उसको स्टेडी पकड़ के रखते हो तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि उस समय उसमें इंड्यूस करंट नहीं होगा. और क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है. और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ करंट, induced current basically in a substance when the conductor is moved between poles of magnet. And why it is produced? Because when we move them, or when there is a relative motion between them, magnetic lines are cut, due to which the strength is changed, flux is changed, and as a result the current is induced. Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और केस स्टडी दिया है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 given below. J performs an experiment by using two different coils of copper wire having different number of turns. मतलब एक स्टूडेंट है जय, वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो डिफरेंट कॉइल्स लेते हैं ऑफ कॉपर वायर, और उनमें नंबर ऑफ टर्न्स भी अलग होते हैं. तो ये हमारे पास कॉइल 1, ये कॉइल 2, और नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग है. देखो कॉइल 1 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्न्स है. ठीक है, कॉइल 2 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्न्स है. तो दोनों के अंदर डिफरेंट टर्न्स है. He inserted them over a non-conducting cylindrical roll as shown. तो ये नॉन सिलेंड्रिकल आपके पास रोल है, और उसके ऊपर ये दो कॉइल्स लगाई गई है. Then he connected the coil 1 having large number of turns in series with a battery and plug key, and the another coil 2 with galvanometer. तो इसमें जो कॉइल थी उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, और ये स्विच है, और जो कॉइल 2 है उसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया. और आपको बताया मैंने, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट. मतलब वो बहुत थोड़े से करंट को भी मेजर कर लेता है, क्योंकि नॉर्मली तो हम एमीटर यूज करते हैं, बट जब बहुत निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट को भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वी मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस गैल्वेनोमीटर. और बैटरी तो आपको पता है, इट इज अ सोर्स ऑफ करंट. ठीक है, और की भी पता है आपको, की बेसिकली होती है स्विच ऑन ऑफ के भी, अगर की क्लोज है तो मतलब प्रॉपर कनेक्शन से करंट फ्लो करेगा, अगर की ओपन है या की क्लोज नहीं है, ऑफ है, तो मतलब सर्किट ब्रोकन है कहीं ना कहीं और करंट फ्लो नहीं करेगा. एज ही प्लग द की, मतलब जब की को क्लोज करते, ही ऑब्जर्व सम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तो उनको डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में दिखी. तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, और इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ की इज इंसर्टेड इन द सर्किट. तो ये आपके पास है कि जब इस की को हमने इंसर्ट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन क्यों दिखी. अब देखो ऑब्वियसली अगर आपने की को इंसर्ट कर दिया, एक बेसिकली कॉमन सेंस की बात करते हैं कि अगर की को आपने बंद कर दिया तो मतलब सर्किट आपका कंप्लीट हो गया. सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट. तो सर्किट अगर कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब है कि करंट उसमें से पास होने लगा, और करंट पास होने लगा
तभी अब आप देखो जो ये करंट पास होगा ये कॉइल 1 में से होगा और कॉइल 2 उसके पास पड़ी है, तो मतलब कॉइल 1 के अंदर तो करंट आएगा, बट कॉइल 1 इज कनेक्टेड टू कॉइल 2, तो इसका मतलब इसमें तो करंट इस बैटरी से आया, और कॉइल 2 के अंदर जो करंट आया वो किस वजह से आया, इट वाज इंड्यूस करंट, क्योंकि वो उसके क्लोजली प्लेस थी, तो इसका मतलब इसमें करंट था, तो इस वजह से इसमें भी डेवलप हुआ। तो देखो कैसे लिखोगे, एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट आल्सो चेंजेस, और इसी वजह से करंट इंड्यूस हुआ कॉइल 2 में। तो मतलब अगर पहली कॉइल का करंट बदलेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बदला, और इसी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल 2. So in this case coil 1 is a source to induce current in the another coil 2, which is not directly in contact with the battery, but yes, it is in contact with the galvanometer, which can predict the deflection, which can predict the amount of current. Okay, next, when there is a flow of induced current through a coil, induced current कब आएगा कॉइल के अंदर? अब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर आप बात करो तो यहाँ क्वेश्चन है कि इस कॉइल 2 के अंदर कब करंट आएगा, तो ऑब्वियसली इसमें तभी करंट आएगा जब इसके अंदर आएगा, क्योंकि कोई सोर्स होगा जो क्लोजली प्लेस्ड होगा तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट तभी फ्लो होता है कॉइल में जब उस विद इन कॉइल मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। अब यहाँ पे कॉइल 2 है, उसका जो कॉइल 1 है उसमें करंट का वैल्यू चेंज हुआ, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हुई, और इसी वजह से करंट कॉइल 2 के अंदर इंड्यूस हुआ। Okay, next, J disconnected coil 1 from the battery and noted the following observations. J ने coil 1 को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और उसको ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, the needle momentarily moves due to opposite direction, moves but to the opposite direction. Justify the statement. अब आपको बोला गया है कि यहाँ पे coil 1 का करंट कट ऑफ कर दिया गया, लेकिन जो गैल्वानोमीटर था उसका जो डिफ्लेक्शन था ड्यू टू मोमेंटम मूव किया, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। सो जस्टिफाई, करंट कैरिंग कॉइल जो था हैज अ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। अब जो करंट जिसमें फ्लो कर रहा था उसके अंदर मैग्नेटिज्म था, और बिल्कुल वैसे ही बार मैग्नेट की तरह, मतलब एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरी साइड साउथ पोल, और मैग्नेटिक लाइन्स नॉर्थ से साउथ पे जा रही है। सो इन दैट एक्सपेरिमेंट अगर कॉइल 1 को आप डिस्कनेक्ट कर दोगे बैटरी से, तो देन द नीडल मोमेंटरली मूव्स बट टू द ऑपोजिट साइड। इसका मतलब कि मूवमेंट हो रही थी, मतलब करंट तो उसमें इंड्यूस था, बट अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉइल 2 में फ्लो कर रहा था, क्योंकि जब गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में हो रहा है और फिर एकदम से सडनली उसे ऑपोजिट हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो आपके पास इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन भी बदलेगा। अब चाहे आप सोर्स को पास लाओ, चाहे सोर्स से दूर ले जाओ, चाहे सोर्स में करंट का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, चाहे सोर्स में करंट का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो बदल रहा है ना, इसी वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, और एज पर द डायरेक्शन कि भी वो पास आ रहा है या दूर आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी बदलेगा। When will the induced current is found to be highest? इंड्यूस करंट सबसे ज्यादा कब हमें देखने को मिलेगा? ये तब मिलेगा जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो मोशन है वो परपेंडिकुलर लाई करेगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस टाइम करंट इंड्यूस वुड बी मैक्सिमम, क्योंकि आपको पता है इंड्यूस करंट हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देते हैं, और एज पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये आपका 4 फिंगर है, ये सेंटर फिंगर है और ये थंब है, एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो मैक्सिमम कब होगा? जब ये 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि आपको पता है 4 फिंगर एज पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये आपको देता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है ये आपको देता है दिस थिंग दी मोशन, और यहाँ पे ये जो है आपको दे रहा है इंड्यूस करंट। तो हाईएस्ट कब होगा? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट एंगल पे होगी उसके मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अ कंडक्टिंग रॉड एक्स वाई, ये कंडक्टिंग रॉड है एक एक्स वाई, इट मूव्स अक्रॉस 2 मैग्नेट्स, ये 2 मैग्नेट्स भी दिए आपको, ये नॉर्थ और इसका साउथ होगा, इधर ये नॉर्थ होगा, एंड ऑपोजिट पोल्स आर फेसिंग ईच अदर।
एंड द नीडल इन गैल्वानोमीटर गेट्स डिफ्लेक्टेड मोमेंटली। इसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच किया गया और नीडल में हमें डिफ्लेक्शन दिखा जब हम एक्स वाई को मूव कर रहे हैं ये मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिजिकल फिनोमिना? तो आपको पता है व्हेन यू आर मूविंग एनी कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा और उसको आप मैग्नेटिक पोल्स के बीच में मूव कर रहे हो, तो जब आप उसको मैग्नेटिक पोल्स के बीच में मूव कर रहे हो, जब तक मूवमेंट रहेगा, मतलब जब तक रिलेटिव मोशन रहेगा, चाहे मूव मैग्नेट करे, कंडक्टर स्टेशनरी रहे और मैग्नेट मूव कर रहा है, चाहे कंडक्टर मूव कर रहा है और मैग्नेट स्टेशनरी है, मतलब रिलेटिव मोशन होने की वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कट होंगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज होगी और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एंड ड्यू टू विच द करंट इज इंड्यूस्ड। करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड। और ये जो करंट इंडक्शन वाला फिनोमिना है इसको बेसिकली हम क्या बुलाते हैं? इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। It is electromagnetic induction, that is a process where the current is induced in a conductor due to the relative motion of conductor with respect to the magnetic field. So I think you got it. Electromagnetic induction would be the answer for this. So with this we have come to an end. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आपने क्या करना है, जैसे कि मैं हर वीडियो के बाद बताती हूँ कि अब इस बुक को खोलो। इस बुक में आपको पेज नंबर अभी मैंने बताया था आपको पहले भी 91 पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आपको करंट दे रखा है, थ्योरी पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल, उसके बाद सर्कुलर लूप, सोलिनॉइड, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेफ्ट हैंड रूल, मोटर, ये सब आपको गिवन है इसमें, उसका यूज, इंडक्शन, ये सब इसके अंदर आपको अच्छे से प्रॉपरली गिवन है 2-3 पेजेस पे। और फिर उसके बाद बच्चे आपके पास पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो 95 से स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस डाले गए हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको पता है बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग होते हैं। तो उसके बाद असर्शन रीजंस भी है, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी है और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपने सब्जेक्टिव पार्ट पे जो 99 पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो 99 पेज से काफी सारे क्वेश्चंस हैं और उसमें से काफी सारे मैंने डिस्कस भी कर लिए आपके साथ और फिर 102 पेज से उनका एक्सप्लेनेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, आप खोल लो अपनी बुक, देख लो साथ साथ। और 102 से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है अच्छे से और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन 103 से ही शुरू हो रहा है और उसके बाद 107 पेज पे आपका चैप्टर टेस्ट है। देखो चैप्टर टेस्ट के आंसर्स भी दिए हैं बट आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आई वांट कि आपको ना कहीं पे भी कुछ हेल्पिंग हैंड ना लेना पड़े और आपको अच्छे से आ जाए। तो इसलिए जिसने ये बुक ले ली है वेल एंड गुड, नहीं तो ये बुक फटाफट से ले लो, ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है आपके लिए, आपको बहुत हेल्प रहेगी टर्म 2 की तैयारी के लिए। So चलिए सेशन खत्म करते हैं। So with this we have come to an end. I hope you like it. So if you really like the session then please hit the like button and share the video with your friends and do not forget to hit the bell icon for the notifications. So me Divya from Arihant Parhaku, your science educator, signing off, and we'll be meeting very soon with next interesting and concept clearing sessions. So till then take care, bye bye, and my 3 tips, that is prepare well, study hard and make your habit to write and learn. और चौथा मैंने बता दिया कि बुक को प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है। And if you come across any sort of difficulty, please write to me in the comment section. I will love replying to your comments. So thank you, bye bye, take care.